ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, आज न्यू ईयर है, इसलिए आप सबको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और हमारी ई विद्या ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो आपका जो पोर्शन छूटा हुआ है हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको आपके इस बार सिलेबस में 7 पोएम्स हैं, 7 हैं आपकी कविताएं, और इनमें से 6 कविताएं, 6 पोएम्स मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। आपकी एक ही पोएम बची थी, वो थी माई हेवन। तो आज मैं ये लास्ट पोएम है आपकी, ये बता देती हूँ। और पोइट्री में आपकी फिगर ऑफ स्पीच आती है, जिसमें आपका एक सेपरेट क्वेश्चन आता है, जिसमें 2 मार्क्स का आपका क्या आता है, 2 मार्क्स का आपका डेफिनेशन आती है, और 2 मार्क्स के आपका उसमें एग्जाम्पल देने होते हैं, 2 एग्जाम्पल देने होते हैं। तो ठीक है, वो आपके 2 मार्क्स का होता है, तो फिगर ऑफ स्पीच भी करते हैं। चलिए लास्ट पोएम है, स्टार्ट करते हैं माई हेवन से। गुड आफ्टरनून बच्चों। हाँ, अब है गुड आफ्टरनून, और देखिए ये है माई हेवन में, where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls। इनका क्या मतलब है? इनका मतलब है, ये पोयम लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर ने, और ये पोयम ली गई है गीतांजलि से। गीतांजलि वो बुक है जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी, जिसमें ज़्यादातर पोएम्स जो हैं, कलेक्शन ऑफ पोएम्स है, कविताओं का संग्रह है, और इसके लिए उनको पुरस्कार भी मिला था। और इन जो गीतांजलि पोयम है, इसमें पैट्रियोटिक पोएम्स हैं, बहुत सारी देशभक्ति की कविताएं हैं, और इस पोएम में वो ये कहना चाह रहे हैं अपने कंट्रीमैन से, अपने देशवासियों से ये समझाना चाहते हैं कि क्या जो है आप कैसे आप का माइंड जो है वो फ्री हो, कैसे आपका माइंड जो है वो आप ब्रॉडन करके सोचें, और कैसे आप देश की प्रगति में आप सहयोग करें और सहायता करें। तो देखिए फर्स्ट लाइन में वो कह रहे हैं, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। जहाँ क्या हो, व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, जहाँ उसका मस्तिष्क किससे फ्री हो, फियर, निडर हो व्यक्ति, जहाँ उसे किसी तरह का भय नहीं हो, एंड द हेड इज हेल्ड हाई, और जो अपना सर ऊंचा करके बेफिक्री से, फ्रैंक तरीके से जो अपने सोच को, अपने पाथ को, अपने पथ पर आगे बढ़ पाए। वे नॉलेज इज फ्री, जहाँ ज्ञान जो है फ्री है, मतलब ज्ञान पाने के लिए उसे किसी बहुत सारे बंधनों से बंधा हुआ ना हो, बल्कि ज्ञान के लिए जो फ्री हो। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। डोमेस्टिक वॉल्स यानी जो संकीर्णता की दीवारें हैं। यहाँ डोमेस्टिक का मतलब, डोमेस्टिक वॉल्स का मतलब हुआ संकीर्ण विचारधारा। क्या मतलब हुआ? संकीर्ण विचारधारा, मतलब कैसी बहुत नैरो थिंकिंग जो होती है ना, वो ना हो। और वो संकीर्ण विचारधारा किस किस चीज की हो सकती है, कौन सी चीजें हैं जो व्यक्ति को संकीर्ण विचारधारा में बांधती हैं? थिंकिंग ऑफ, आप कास्ट के बारे में बात करें, आप क्रीड के बारे में बात करें, आप रिलीजन के बारे में बात करें, तो ये चीजें क्या है, ये आपको बांधती हैं किन चीजों से? आपकी जो सोच है उसको नैरो करती है, आपकी थिंकिंग को क्या करती है, नैरो करती है। तो कहते हैं कि जो भी हम ज्ञान लें वो किसी भी संकीर्ण विचारधारा में ना बंधा हुआ हो, एंड ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स। फ्रेगमेंट्स मीन्स छोटे छोटे टुकड़े, स्मॉल पीसेस, इसको हम कहेंगे स्मॉल पीसेस, है ना। छोटे छोटे टुकड़ों में ना बट जाए, बल्कि ज्ञान आपके पास कैसे आए, एक स्ट्रीम की तरह, एक धारा की तरह, कैसे वे वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रुथ, यानी जो गहराई है वो किसकी हो, सच की, सच्चाई। ट्रुथ माने सच, सच्चाई, सच्चाई की गहराई से जो है वो ज्ञान कम आउट हो, निकल कर आए। Where tireless striving stretches its arms towards perfection। यहाँ tireless striving और stretches, इनका क्या मतलब है? tireless का मतलब होता है बिना थके, निरंतर, always, हमेशा जो करता रहे। स्ट्राइविंग माने प्रयास, एफर्ट्स,
यहाँ इसका मतलब हो जाएगा, स्ट्राइविंग का मतलब हो जाएगा एफर्ट्स, यानी प्रयास, कोशिश करता है। स्ट्रेचिंग कैसी, स्ट्रेचेस करना है क्या, डेवलपिंग, मतलब स्ट्रेच करना है यानी हमेशा प्रोग्रेस करनी है, डेवलप होना है, विकसित करना है, इसको हम बोलेंगे हिंदी में विकसित करना है। अब क्या विकसित करना है, इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन, दक्षता की तरफ, परफेक्शन पर जाना है। यानी हमें क्या करना है, निरंतर प्रयास करना है और तब तक प्रयास करते रहना है जब तक कि हमें परफेक्शन, दक्षता प्राप्त ना हो जाए, हम उस चीज में अपने आप ये महसूस ना करें कि हम दक्ष हो चुके हैं। तब तक हमें उस सच्चाई को और उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, into that heaven of freedom, my father, let my country awake. अब देखिए इसमें क्या है, where the clear stream of reason, यहाँ रीजन का मतलब है लॉजिक, तो विवेक मतलब विवेक की धारा, इसका मतलब हम क्या करें, विवेकवान होकर सोचे, बुद्धिमान होकर सोचे, लॉजिकल होकर सोचे, तार्किक ढंग से सोचे और कहाँ नहीं खोए, lost its way into the dreary desert sand of dead habits. Dead habits का मतलब यहाँ है जो ओल्ड कस्टम है, जो पुराने रीति रिवाज चले आ रहे हैं, जो बिल्कुल बेकार हैं, मतलब जिनका कोई लॉजिक नहीं है, उसके डेजर्ट सैंड का मतलब होता है बच्चों, डेजर्ट मरुस्थल की जो रेत होती है, उसमें हम अपनी ज्ञान को इन सारे ये जो बेकार से रीति रिवाज हैं इनमें नहीं दबाएं, इनमें प्रेशर में नहीं रखें, इनके नीचे हमारे विचारधारा जो हैं, जो उत्कृष्ट विचारधारा है, वो संकीर्ण विचारधाराओं में नहीं दबाई जानी चाहिए। Where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action. Where the mind, जहाँ पर जो आपके मस्तिष्क है, जो आपकी सोच है, वो वाइडन हो, एवर वाइडन, माने हमेशा प्रोग्रेसिव रहे, और कैसे रहे, केवल विचारों में नहीं रहे बल्कि एक्शन, मतलब कार्यशैली भी उसकी कैसी रहे, वाइडन रहे, मतलब ब्रॉड रहे, बहुत विस्तार, विस्तृत और विशाल हृदय से सोचना चाहिए। Into that heaven of freedom, my father, let my country awake. वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, यहाँ my father God के लिए आया, तो he was praying to God, he is praying to God कि आप जो है मेरे कंट्रीमैन को, हमारे देशवासियों को कैसे कर दो, अवेक कर दो, जागृत कर दो। किस चीज़ के लिए, कि वो अपने अब पूरी ऊपर से किस चीज़ को लास्ट में उन्होंने समअप किया, और किस चीज़ को करना है कि वो विदाउट फियर रहे। देखिए पहला पॉइंट ये आ गया कि वो विदाउट फियर रहे। फिर हेड इज हेल्ड हाई, माने हमेशा अपना जो सर ऊंचा करके रहे, मतलब किसके साथ, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ रहे। ये दूसरा पॉइंट आ गया। और फ्री रहे, मतलब स्वतंत्र, आज़ाद महसूस करे। फिर क्या आया, यहाँ पे कहते हैं कि जो नैरो डोमेस्टिक वॉल्स हैं उनसे भी वो फ्री फील करे अपने को। और फिर ट्रू रहे, देखिए डेप्थ ऑफ ट्रू, यहाँ पे फोर्थ पॉइंट हुआ, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। डेप्थ ऑफ ट्रू का मतलब दे शुड ऑलवेज बी फ्री, दे शुड ऑलवेज बी ट्रूथफुल, दे शुड ऑलवेज बी फियरलेस, and they should be free, they should do their mind free for what, for knowledge। ये इसका इस पूरे जो आपकी पोएम है इसका ये सार है। इसमें क्या आता है, इसमें आते हैं आपके पास एक्सप्लेनेशन आता है, सेंट्रल आइडिया आता है। और सेंट्रल आइडिया को आप ऐसे लिख सकते हैं कि दिस poem is taken from the book, the most famous book Gitanjali, composed by Mr. Rabindranath Tagore, the great poet of India। आप लिख सकते हैं, in this poem the poet wants to reveal, the poet wants that real and spiritual freedom should be there for his countrymen। So he said कि उसमें आप कह सकते हो कि he gave the picture of ideal country,
कि एक आदर्श राज्य में किस तरह के लोग होना चाहिए, कैसे उनको अपने मस्तिष्क को, अपने दिमाग को, अपने दिल को ब्रॉडन, वाइडन और फ्री रखना चाहिए, ये इस पोएम में बताया गया है। तो यहाँ आपकी ये पोएम खत्म होती है। और जो सेकंड चीज़ आपकी रह गई है वो है फिगर ऑफ स्पीच। चलिए, फिगर ऑफ स्पीच तो वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन आपके सिलेबस में 7 ही फिगर ऑफ स्पीच है, तो आज हम उन 7 को पढ़ते हैं। चलिए देखिए, पहला फिगर ऑफ स्पीच है सिमली। देखिए, अभी सिमली क्या होता है? सिमली को हिंदी में हम कहते हैं उपमा अलंकार। अच्छा, फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है? पहले आपको ये पता है फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है? अलंकार, जैसे हिंदी में अलंकार का मतलब आभूषण होता है, ऑर्नामेंट्स होता है। तो कोई भी ऑर्नामेंट्स को क्यों पहनता है? अ लेडी वेयर ऑर्नामेंट्स टू लुक मोर ब्यूटीफुल। जैसे वो उससे ज़्यादा सुंदर दिखने के लिए तो ऑर्नामेंट्स पहने जाते हैं। उसी तरह लिटरेचर को और ब्यूटीफुल और एक्सप्रेसिव बनाने के लिए, उसकी अभिव्यक्ति अच्छे से हो, वो बहुत डेकोरेटिव लगे, इसलिए उसमें किसका यूज़ किया जाता है? फिगर ऑफ स्पीच का। उसमें अलंकार का प्रयोग किया जाता है, और ये कई तरह के हैं। सबसे पहला है सिमली, जिसे हम कहते हैं उपमा अलंकार। अभी उपमा अलंकार जो है, सिमली फिगर ऑफ स्पीच जो है उपमा अलंकार, ये जैसे नाम से पता चल रहा, उपमा दी जाती है इसमें, ठीक है। इसमें क्या होता है, 2 चीज़ों का कंपैरिजन किया जाता है। अ सिमली एक्सप्रेसेस कंपैरिजन बिटवीन 2 अनलाइक ऑब्जेक्ट। अब ये यहाँ अनलाइक का मतलब क्या है? यहाँ अनलाइक का मतलब है कि वो दोनों असमान हैं, समान ऑब्जेक्ट्स में की तुलना नहीं हो रही। जैसे मैंने कहा सीमा इज एज ब्यूटीफुल एज ऋतु, तो यहाँ सीमा और ऋतु दोनों लड़कियां हैं और दोनों ब्यूटीफुल हैं, तो यहाँ सिमली नहीं होगा, जबकि आपको ऐसा लगेगा कि सिमली है, लेकिन ये सिमली इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये समान ऑब्जेक्ट है। 2 समान चीज़ें हैं जिनकी तुलना की जा रही है, 2 समान लड़कियां हैं जिनकी तुलना की जा रही। ये असमान ऑब्जेक्ट्स, मतलब जब दोनों ऑब्जेक्ट की कहीं समानता नहीं होगी, वहाँ पर कंपैरिजन किया जाता है, तब यहाँ सिमली होता है। और सिमली को पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका होता है, यूजुअली द कंपैरिजन इज एक्सप्रेस्ड बाय यूजिंग लाइक सच एज, जस्ट एज, सो एज। ये वर्ड्स जो है लाइक, सच एज, जस्ट एज, सो एज, ये वर्ड्स आपको दिखाई देंगे उस सेंटेंस में। देखिए एग्जाम्पल है आपके सामने, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ चाइल्ड, एज अ क्लाउड। अभी जैसे इसका क्या मतलब हुआ? जैसे बादल आसमान में अकेला विचरता रहता है, घूमता रहता है, वॉन्डरिंग करता रहता है, ऐसे मैं घूमता रहा। तो अभी मैं जो क्या है, ये तो एक इंसान है, एक सजीव है, और क्लाउड क्या है? बादल। तो बादल और मैं यानी व्यक्ति, दोनों का कंपैरिजन है, दोनों असमान ऑब्जेक्ट हैं, तो क्या हो गया यहाँ पर? सिमिली हो गया। नेक्स्ट देखिए, चाइल्डहुड इज लाइक अ स्विफ्टली पासिंग ड्रीम। अच्छा, ड्रीम क्या होता है? ड्रीम हो गया सपना, है ना, और चाइल्डहुड क्या हो गया? बचपन हो गया। तो दोनों असमान चीजें और दोनों की तुलना की गई क्या, कि दो, जैसे सपना जल्दी से गुजर जाता है, ऐसे बचपन का पता नहीं, अभी आया और अभी निकल गया। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है ना आपको? नेक्स्ट देखिए, चलिए सेकंड हमारे पास जो फिगर ऑफ स्पीच आती है वो क्या आती है? मेटाफर। मेटाफर में क्या है? इसको हिंदी में हम कहते हैं रूपक अलंकार। इसको हिंदी में हम क्या कहेंगे? रूपक। रूपक अलंकार है ये, और इसमें भी हम कंपैरिजन ही करते हैं 2 चीजों का, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही बात है क्या, इसलिए हम इसे इम्प्लाइड सिमिली भी कहते हैं। लेकिन इसमें क्या है, आप जो वर्ड्स लिखते हो ना, लाइक, एज, सो एज, ये वर्ड्स नहीं लिखते। हम ये नहीं कहते वो उसके जैसा सुंदर है, बल्कि हम क्या कहते हैं, वो सुंदर, वो सुंदर ही है। तो ये क्या हुआ? रूपक अलंकार हुआ। देखिए, अ मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली, ये तो एक छोटी सी डेफिनेशन हो गई। आप इतना भी लिखेंगे तो भी आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे, और जो बच्चे और थोड़ा डिटेल में लिखना चाहते हैं वो ये भी लिख सकते हैं, इन अ मेटाफर 2 थिंग्स आर कंपेयर बट द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन आर नॉट यूज्ड। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, अभी देखो हमने उसको किया था, तो हमने क्या लिखा था? चाइल्डहुड इज
इज लाइक, यहाँ पे ऐसे था, चाइल्डहुड इज लाइक स्विफ्टली पासिंग ड्रीम, ये था ना, तो ये सिमिली था। अब यदि ये देखो इसमें से लाइक वर्ड हटा दिया मैंने, इसलिए एग्जांपल सेम ही लिया है। ये क्या है, चाइल्डहुड इज अ स्विफ्टली पासिंग ड्रीम। अब ये गुजरता हुआ सपने जैसा नहीं है, बल्कि ये गुजरता हुआ सपना ही है। बचपन क्या है, गुजरता हुआ सपना है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर मेटाफर हो गया। विद ए कैमल एज द शिप ऑफ द डेजर्ट, जो ऊंट है, कैमल माने ऊंट होता है, और ये डेजर्ट जो मरुस्थल है उसका क्या है, शिप है, जहाज है। तो जहाज जैसा नहीं है, बल्कि इसको क्या कहा है, जहाज ही है ना, शिप ऑफ द डेजर्ट। तो ये क्या हुआ, मेटाफर हुआ। देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट हमारे पास आता है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में क्या है, देखिए नाम से ऐसे आप इसको निकाल सकते हो। पर्सन माने जिसको पर्सन समझा जाए, इसको हिंदी में कहते हैं हम मानवीकरण। क्या कहते हैं, मानवीकरण अलंकार, ठीक है ना। अब मानवीकरण अलंकार को क्या मतलब हुआ, जिसको मानव बना देना। अभी ऐसी चीजों को जिनमें हम सजीवता ढूंढ ही नहीं सकते, मतलब जिसमें प्राण नहीं होते, जो सजीव नहीं होता, जो लाइफलेस है, तो इसका डेफिनेशन क्या बनेगी, इन पर्सोनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर थॉट ऑफ एज लिविंग बीइंग्स। लिविंग बीइंग्स का मतलब हुआ सजीवों की तरह, जब उनसे हम बात करते हैं या हम उनके किसी भी एक्शन को ऐसे डिनोट करते हैं, किसी भी लाइफलेस ऑब्जेक्ट को, कि वो सजीव की तरह काम कर रहा है, तो उसको लिविंग बीइंग की तरह काम कर रहा है, तो वो क्या कहलाता है, पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। एग्जाम्पल्स देखिए, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव, तो आपका अनुभव जो है वो आपका सबसे अच्छा अध्यापक है। तो अध्यापक क्या होता है, अध्यापक एक पर्सनालिटी है, टीचर एक व्यक्ति है, एक पर्सन है। क्या अनुभव एक व्यक्ति है, पर्सन है, नहीं है। लेकिन यहाँ इसमें क्या बताया गया कि अनुभव एक व्यक्ति ही है, अनुभव एक टीचर है, और वो भी आपका सबसे अच्छा टीचर है। तो ये क्या हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया। दूसरे एग्जाम्पल देखिए, एंजाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस। अब एंजाइटी का मतलब होता है चिंता, ठीक है। अभी इसमें लिखा है एंजाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस, चिंता उसके चेहरे पर बैठी हुई है। अभी बैठने का काम कौन करता है, कोई लिविंग पर्सन करता है ना, कोई ऐसे कोई तो नहीं बैठ सकता ना कि हम कह दें पेड़ बैठ गया, पौधा बैठ गया, पत्ता बैठ गया, नहीं बैठ सकता ना। बट इसमें बताया गया कि एंजाइटी सिटिंग, तो जहाँ एंजाइटी को क्या किया है, पर्सोनिफाइड किया गया है, उसको एज अ पर्सन डिनोट किया गया है, तो यहाँ क्या है, पर्सोनिफिकेशन। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास आता है एपिस्ट्रॉफी। अब एपिस्ट्रॉफी क्या होता है, देखिए एपिस्ट्रॉफी में क्या होता है कि आपने एक्सक्लेमेशन पढ़ा होगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क ऐसा होता है ना, एक ऐसे पूर्ण विराम जैसा हिंदी में डंडा होता है, ऐसा एक लाठी होती है और उसके नीचे एक डॉट लगा होता है, एक बिंदी लगी होती है, ठीक है ना, इसको एक्सक्लेमेटरी मार्क कहते हैं। ये जहाँ भी आता है इंग्लिश लैंग्वेज में, यदि फिगर ऑफ स्पीच में पूछा जाए तो इसमें एपिस्ट्रॉफी होता है, देखिए। और वो होता कब है, जब भी किसी डेड पर्सन को या लाइफलेस ऑब्जेक्ट को हम एड्रेस करते हैं। देखिए, इन एपिस्ट्रॉफी वी एड्रेस अ डेड पर्सन और सम लाइफलेस ऑब्जेक्ट और एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया एज अ लिविंग बीइंग। हम उसको एज अ लिविंग पर्सन की तरह, एक जीवित व्यक्ति की तरह, हम ऐसी चीज को जो बहुत एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट है उसको हम क्या करेंगे, एड्रेस ऐसे करेंगे जैसे हम उससे बात कर रहे हैं। और जब हम उसको ऐसे एड्रेस करेंगे जैसे बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या आता है, एपिस्ट्रॉफी, पर्सोनिफिकेशन, एपिस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच आता है। और उसका एक पहचानने का तरीका ये है कि ये देखो, ये मार्क लगा हुआ है, ये वाला। अब देखिए, फ्रेलिटी, दाई नेम इज वुमेन, दाई नेम इज वुमेन। अभी ये फ्रेलिटी का क्या मतलब है, फ्रेलिटी को कहते हैं बेवफाई, धोखेबाजी। दाई नेम इज वुमेन, तुम्हारा दूसरा नाम ही औरत है, मतलब ये कहना चाहते हैं कि हर औरत जो है वो बेवफा होती है ना, धोखेबाज होती है। तो यहाँ अभी ये फ्रेलिटी को क्या कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये यहाँ पर ये क्या है, एपिस्ट्रॉफी है आपका। ये क्या है, फ्रेलिटी को क्या कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, एपिस्ट्रॉफी। और सेकेंड एग्जाम्पल है रोल ऑन, नाउ डीप एंड डार्क ब्लू ओशन रोल।
नेक्स्ट देखिए ओ डेथ वेयर इज द ईस्ट, ये इसमें डेथ को कर रहे हैं एड्रेस, तो इसमें क्या हुआ एपिस्ट्रोफी। नेक्स्ट देखिए अब हमारे पास आता है हाइपरबोल। हाइपरबोल क्या मतलब होता है, इसे हिंदी में कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। क्या कहते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है कि हर चीज को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा जाता है, बहुत उसमें ओवर एम्फेसिस किया जाता है चीज़ों को, और कैसी चीज़ों को, अनरियलिस्टिक चीज़ों को, जो हम सोच भी नहीं सकते ऐसा हो सकता, ऐसी अनरियलिस्टिक चीज़ों को बहुत एम्फेसाइज किया जाता है, तो ओवर स्टेटमेंट किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं हम अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। देखिए इन हाइपरबोल a statement emphatic by overstatement, overstatement बड़ा चढ़ा कर बोलना। देखिए she wept ocean of tears, ocean of tears, देखिए वो कितना रोई, ocean of tears, यानी समुद्रों आंसू उसने गिराए। अभी इज इट पॉसिबल, इतनी अनरियलिस्टिक बात है कि क्या वो कोई इतना रो सकता कि समुद्र बह जाए, है ना, नहीं पॉसिबल है ना, तो ये अनरियलिस्टिक है, ये कैसी बात है, अनरियलिस्टिक। तो ये क्या कह रहे हैं, ओवर एम्फेसाइज कर रहे हैं चीजों को, इसलिए ये क्या है यहाँ पर हाइपरबोल है। देखिए रिवर्स ऑफ फ्लड फ्लोट इन द बैटल। बैटल का मतलब होता है लड़ाई में, युद्ध भूमि में, युद्ध में, और फ्लोट माने बह गया, और रिवर्स ऑफ फ्लड माने बहुत सारी नदियां बह गई, किसकी, खून की, रक्त की नदियां, खून की नदियां बह गई युद्ध में। तो क्या ऐसा ठीक है, बहुत सारे लोग मरे, ये बताना चाहते हैं, बहुत सारे खून खराब हुआ बहुत, लेकिन क्या इतना किसी का ब्लड हो सकता कि नदियां बह जाए, तो ये क्या है, ये अतिशयोक्ति अलंकार है यहाँ हाइपरबोल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन क्या होता है, ऑक्सीमोरॉन का मतलब होता है विरोधाभास। जो एपिस्ट्रोफी था उसको हिंदी में संबोधन अलंकार कहते हैं, ठीक है, वो शायद मैंने आपको बताया नहीं कि उसको हिंदी में क्या कहते हैं, मैं देखती हूँ, हाँ इसको मैंने बताया नहीं था, इसको हिंदी में कहते हैं संबोधन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अभी आ गया हाइपरबोल, फिर नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन में क्या होता है, विरोधाभास। विरोधाभास का मतलब हुआ कि जब दो अपोजिट चीजें को, विपरीत चीजों को हम एक साथ रखते हैं, तो तब क्या होता है, ऑक्सीमोरॉन होता है, विरोधाभास अलंकार होता है। ऑक्सीमोरॉन इज फ्रेज दैट कंबाइंस टू वर्ड्स दैट सीम टू बी द अपोजिट ऑफ ईच अदर, तो एक दूसरे के अपोजिट दिखाई देंगे। कैसे, Why are you regularly irregular? अभी रेगुलरली का क्या मतलब हुआ, नियमित रूप से, इरेगुलर का क्या मतलब है, आप अनियमित है, तो ये हुआ नियमित, और ये क्या हुआ, अनियमित। ठीक है, अभी ये क्या कहना चाह रहे हैं, Why are you regularly irregular in the class? आप कक्षा में नियमित रूप से अनियमित हैं। अब देखिए आप जैसे हिंदी में भी आप करेंगे तो नियमित का उल्टा क्या होता है, अनियमित, और इंग्लिश में कहेंगे तो रेगुलर का उल्टा क्या होता है, इरेगुलर। तो ये दोनों क्या है, अपोजिट हैं, जो एक ही लाइन में एक साथ रखे गए हैं, इसलिए इसमें ऑक्सीमोरॉन है। देखिए शी इज फीलिंग स्वीट पेन। अब पेन माने होता है दर्द, और स्वीट माने होता है मीठा। अभी क्या दर्द मीठा हो सकता है, दर्द तो दर्द है, ठीक है ना, तो ये दोनों कैसे हो गए हैं, अपोजिट चीजें हैं, तो इसमें ऑक्सीमोरॉन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है ऑनोमेटोपोइया। ऑनोमेटोपोइया में क्या होता है, साउंड होती है, मतलब इट डिनोट्स द साउंड, और साउंड कैसी, जो वर्ड साउंड के लिए यूज किया जाता है उसमें ऑनोमेटोपोइया होता है। इसे हिंदी में कहते हैं ध्वनि अलंकार। क्या कहते हैं हम, ध्वनि अलंकार। ठीक है, अभी इसमें क्या है, एंड
onomatopoeia consist in using words similar to the sound. जो वर्ड्स रखे जाते हैं वो साउंड के जैसे ही होते हैं, जैसी आवाज होती है वैसे ही रखे जाते हैं. रंबल रंबल, टिप टिप, इस टाइप के वर्ड्स रखे जाते हैं. एग्जाम्पल देखिए, आई हर्ड द वाटर लैपिंग ऑन द कैरेट. अब ये लैपिंग जो है ये इसमें क्या है, ऑनोमेटोपोइया, बिकॉज क्या है ये इसमें साउंड है. ठीक है. अभी देखिए, कूइंग ऑफ डव्स. जो डोव्स हैं उनकी कूइंग की आवाज है. जैसे आपको पता है पक्षी कूकते हैं, कू कू करते हैं, तो कूइंग ऑफ डोव इज वेरी प्लेजेंट. तो ये क्या हो गया, यहाँ सेम साउंड है, साउंड को डिनोट कर रहा है ये वर्ड. जैसे यहाँ लैपिंग साउंड को बता रहा है, उसी तरह यहाँ पे कूइंग क्या है, साउंड को बता रहा है. इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, ऑनोमेटोपोइया हुआ. ठीक है. तो ये आपके 7 आपके फिगर ऑफ स्पीच है. 7 आपके फिगर ऑफ स्पीच खत्म हुए. एक बारी को आपको एक क्विक रिव्यू में मैं आपको फिर से बता देती हूँ. सिमिली को उपमा अलंकार कहते हैं. जब दो चीज़ों की तुलना की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है, और उसके लिए हम वर्ड्स यूज करते हैं लाइक, एज, सो एज. ठीक है. इसके बाद मेटाफर क्या होता है. मेटाफर में कंपैरिजन तो किया जाता है दो चीज़ों के बीच में, लेकिन वर्ड्स जो हैं उनको डिनोट करने वाले लाइक, एज, सो एज वो नहीं रखे जाते हैं, इसलिए उसको इम्प्लाइड सिमिली कहा जाता है. तीसरा हमारे पास होता है पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है, किसी भी ऐसे निर्जीव ऑब्जेक्ट को सजीव या एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट को एज अ पर्सन बताया जाता है, वहाँ पे पर्सोनिफिकेशन होता है. इसी तरह तीसरा जो होता है एपिस्ट्रॉफी, उसमें किसी चीज़ को एड्रेस किया जाता है. इसी तरह के एब्स्ट्रैक्ट चीज़ को एड्रेस जब करते हैं तो उसमें होता है एपिस्ट्रॉफी यानी संबोधन अलंकार. फिर आता है हाइपरबोल, अतिशयोक्ति अलंकार. उसमें क्या होता है, किसी चीज़ को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहते हैं, उसमें अतिशयोक्ति अलंकार होता है. ऑक्सिमोरॉन, इसमें क्या होता है, इसमें दो विरोधी ऑब्जेक्ट को, अपोजिट चीज़ों को रखा जाता है, उसको ऑक्सिमोरॉन कहते हैं, विरोधाभास अलंकार कहते हैं. और लास्ट वन है ध्वनि अलंकार, ऑनोमेटोपोइया. इसमें क्या होता है कि कोई साउंड जो होती है उसके लिए वही वर्ड यूज किया जाता है, इसलिए उसे ध्वनि अलंकार कहते हैं. यहाँ आपका प्रोज खत्म हो गई है बच्चों, पोइट्री खत्म हो गई है, और आपका ग्रामर का सारा पोर्शन खत्म कर लिया गया है. अब आपका एक बचता है सप्लीमेंट्री रीडर, जिसमें आपके 3 लेसन हैं, जिसमें एक है गोल्ड वॉच, एक है लॉस्ट चाइल्ड, और तीसरा आपका जो चैप्टर है उसका नाम है एस्ट्रोलॉजर्स डे. इसकी स्टोरी क्या है, गोल्ड वॉच एक व्यक्ति की कहानी है जिसका नाम शंकु है. वो एक फैक्ट्री में काम करता है और वो बहुत गरीब है, और उसकी फैमिली का प्रॉब्लम बताया गया कि हर साल उसके घर में बच्चा आता है, और इस चक्कर में वो अपनी फैमिली लाइफ को प्रॉपरली उनकी जीविका को नहीं मैनेज कर पा रहा, नहीं कमाई कर पा रहा, और उसके पास कर्जा उसके सर पे बहुत आ जाता है. उसका जो मैनेजर होता है वो गोल्ड वॉच, सोने की घड़ी पहनता है, और वो देखता है कि जब वो लंच के लिए जाता है उसका मैनेजर, तो वहाँ पे वो घड़ी उतार के अपनी डेस्क पे रख जाता है, टेबल पे. और शंकु के पास वहाँ पर साफ सफाई का काम होता है, तो वो ये सोचता है यदि मैं घड़ी ये चुरा लूँ और इसको बेच दूँ तो मेरे को इतना पैसा मिल जाएगा कि मैं आराम से अपने सारे कर्जे उतार लूँगा, और क्या करूँगा, आगे का भी मैनेज कर लूँगा. मतलब उससे इतना पैसा मिल जाएगा कि आगे के खर्चे भी जो हैं वो मीट आउट हो जाएंगे. अभी क्या करता है वो कि लंच टाइम में जैसे ही बॉस वहाँ से जाता है उसका, वो विंडो में से हाथ डालकर वो घड़ी पिक कर लेता है, उठा लेता है. लेकिन तभी पीछे से किसी की आवाज़ आती है. अब उसको ये डाउट हो जाता है माइंड में कि ज़रूर किसी ने मुझे घड़ी उठाते हुए देख लिया है. वो रात भर पसीना पसीना हो जाता है, उस करवटें बदलता रहता है. उसे ये लगता है कि कल सारे लोग चिल्लाएंगे कि शंकु चोर है, चोर है, चोर है. और वो इस घबराहट में नेक्स्ट डे घड़ी पॉकेट में लेके जाता है और उसको वापस उसी जगह पर रख देता है. ये गोल्ड वॉच की स्टोरी है. दूसरी कहानी जो आपकी लॉस्ट चाइल्ड की है, उसमें एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो अपने माता पिता के साथ फेयर में जाता है, मेला देखने जाता है, और वहाँ पर
बहुत सारी चीज़ें उसे बहुत अट्रैक्ट करती हैं। कभी टॉयस उसका लेने का मन है, कभी मिठाई खाने का मन है, कभी स्विंग्स देख के, झूला देखकर वो झूला झूलना चाहता है। फुटपाथ पे बहुत सारे फ्लावर्स गार्लेंड्स रखे हुए हैं, उसको माला खरीदनी है, उसको बलून्स खरीदने हैं, लेकिन उसके फादर उसको कुछ भी नहीं खरीदने देते। हर बार उसे डांटते हैं, हर चीज़ पे उसको मना करते हैं, क्योंकि वो भी पुअर पेरेंट्स का बेटा होता है, गरीब उसके माता पिता होते हैं। तो वो उसको सारी चीज़ें बताते, नहीं है अच्छा नहीं है, इसका टेस्ट ख़राब है, ये सड़क पे कुछ भी उसको नहीं दिलाते, कोई टॉय उसको नहीं दिलाते। वो बहुत बहुत गुस्सा हो जाता, बहुत परेशान हो जाता, और वो हर शॉप पे बार बार जो फुटपाथ पे लगी हुई हैं उनको बार बार खड़े होके रुक रुक के उसको देख रहा। अचानक उसके माता पिता उससे बिछड़ जाते, और अब वो ढूंढ रहा है बच्चा, और बहुत बहुत बुरी तरह रोता है। तभी उसे एक व्यक्ति मिलता है, उसे गोद में उठाता है, खूब उसे प्यार करता है और उससे पूछता है, उसको बहला। लेकिन वो बच्चा रोए जा रहा, उसको बोलता है कि चलो मैं आपको टॉय दिला देता हूँ, आपको खिलौने दिला देता हूँ। उस समय ना उसे खिलौने चाहिए, ना उसे मिठाई चाहिए, ना उसे कोई बलून चाहिए, उसे कोई गुब्बारा नहीं चाहिए, कोई गार्लैंड चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। उसको सिर्फ क्या चाहिए, अपने माता पिता चाहिए। उस समय उसके लिए ये सारी चीज़ें बहुत तुच्छ और ट्राइबल हो जाती हैं। उसके लिए क्या सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, उसके माता पिता। तो ये दूसरी स्टोरी है। तीसरी कहानी में क्या है, एस्ट्रोलॉजर्स डे। इसमें स्टोरी है एक ज्योतिष की। वो ज्योतिष एक किसान का बेटा होता है, उसके हाथों से किसी का मर्डर हो जाता है, और वो मर्डर करने के बाद वहाँ से भागता है और ज्योतिष बन जाता है। अब वो ज्योतिष क्यों बनता है, ये सोचकर बनता है कि कोई उसे पहचान ना पाए। वो बड़ी बड़ी मूछें रखता है और वैसी भगवा वस्त्र धारण कर लेता है, उस तरह की पग बांध लेता है सर पे, और एक बिजी स्ट्रीट पर, एक व्यस्त सड़क पर, एक इमली के पेड़ के नीचे बैठता है। वहाँ पर अपनी सारी कौड़ियाँ वौड़ियाँ सब फैला लेता है, और वो ये कहता है कि मैं जो है यहाँ पर ज्योतिष करूँगा। और लोग उसको देख के बड़े अट्रैक्ट होते हैं, उसकी जो भी अपीयरेंस है उसको देखकर। वो जो उसने कौड़ियाँ हैं जो डिफरेंट तरीके, कुछ अस्पष्ट, कुछ टेबल्स सी बना रखी हैं, कुछ स्टार्स बना रखे हैं, उनको देखकर लोग अट्रैक्ट होते हैं, उनकी तरफ उसकी तरफ आते हैं, उससे अपना भविष्य पूछते हैं, और वो बहुत अच्छी तरह भविष्यवक्ता की तरह अपना भविष्य बताता है, और लोग उससे सेटिस्फाइड होकर घर वापस जाते हैं, और धीरे धीरे वो काफ़ी फेमस हो जाता है। जब उससे वहाँ इसके पास्ट में स्टोरी ये है कि उससे जब मर्डर जो हो जाता है, वो खून करके किसी का भागा होता है, तो वो अपनी फैमिली को लेकर भी वहाँ से चला आता है और कहीं नए जगह जाकर बस जाता है, जहाँ पर वो ये ज्योतिष का काम स्टार्ट करता है। अभी वो यहाँ स्टोरी ये है कि वो अंधेरे में बैठा हुआ होता है, और एक व्यक्ति आता है और उसको अपना हाथ दिखाता है, और उससे प्रश्न ये पूछता है, क्या मैं अपने काम में सफल होऊंगा, क्या मैं उस व्यक्ति को ढूंढ पाऊंगा जिसे मैं ढूंढना चाहता हूँ। तभी वो मैच बॉक्स माचिस जलाता है, और उसकी लाइट में वो उस व्यक्ति को पहचान लेता है जो प्रश्न पूछा, मतलब अपने क्लाइंट को पहचान लेता है। और क्लाइंट उसे पहचान ही नहीं पाता, क्योंकि उसने तो अपनी पूरी वेशभूषा बदल ली है। और वो फिर उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा नाम गुरुनायक है। वो कहता हाँ। कहते क्या तुम्हें किसी ने अभी थोड़े दिन पहले चाकू से वार किया था। वो कहता हाँ। अब वो धीरे धीरे उसका ट्रस्ट जीत रहा है। जैसे जैसे वो ये बात कह रहा है, पूछ रहा है, तो वो जो उसका क्लाइंट है, वो व्यक्ति है, और वो इम्प्रेस हो जाता है कि इसको तो सारी ही चीज़ें पता है, ये तो सच में भविष्यवक्ता है। और वो उसको फिर ये से पूछता है, क्या किसी ने तुम्हें कुएं में धकेल दिया था। तो हाँ। कहते क्या किसी ने फिर तुम्हें बाहर निकाला, कुछ लोगों ने तुम्हारी जान बचाई। वो तब भी उसको हाँ बोलता है। तो फिर वो उससे पूछता है कि अब तो उसे बिल्कुल भरोसा हो गया कि ये बहुत अच्छा भविष्यवक्ता है। वो उससे पूछता है क्या मुझे वो व्यक्ति मिल जाएगा जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। तो उसने कहा जिस व्यक्ति को तुम ढूंढ रहे हो, उस व्यक्ति की एक ट्रॉली ने कुचलकर हत्या कर दी है, वो मारा जा चुका है, इसलिए वो अब तुम्हें नहीं मिलेगा। और तुम्हारा गांव यहाँ से वो बताता है कुछ दूर है, तुम अपने गांव वापस जाओ और तुम आराम से अपने परिवार के साथ रहो, क्योंकि यदि तुम इधर उधर घूमोगे तो ये तुम्हारी जान के लिए खतरा हो जाएगा। और इस तरह वो व्यक्ति वहाँ से उसकी अपनी खोज को वहीं समाप्त करके घर वापस आ जाता है। और ज्योतिषी जब अपने घर पहुँचता है तो उसकी वाइफ पूछती है कि आज क्या हुआ, कैसा रहा। तो वो बताता है कि आज मैं चिंता मुक्त हो गया हूँ, क्योंकि मैंने जो मुझे ढूंढ रहा था
उसको पूरी तरह से उसके प्रश्नों को उसको संतुष्ट कर दिया है और यहाँ आज मेरी जो परेशानी थी वो पूरी तरह ख़त्म हो गई है। तो ये एस्ट्रोलॉजर्स डे की स्टोरी है। इसमें प्रश्न उत्तर आते हैं, ये 2-2 नंबर के 2 प्रश्न आते हैं, 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है इनसे। मुझे लगता है इस स्टोरी से आपको इन प्रश्नों को हल करने में बहुत आपको सहूलियत मिलेगी। आप छोटे छोटे वाक्य बनाकर छोटे छोटे वाक्यों के द्वारा अपने आंसर्स को लिखें। आपके मॉडल पेपर्स में आंसर्स लिखे हुए हैं, बहुत ही स्पष्ट और क्लियर लैंग्वेज में लिखे गए, ईजी लैंग्वेज में लिखे गए हैं। आप उनको याद करें तो आपको याद भी अच्छे से होंगे और आपको एग्ज़ाम्स में बहुत आपके पूरे 4 नंबर खरे के खरे आपको बहुत बढ़िया मिलेंगे। लेकिन बाई चांस ऐसा है कि आपको याद नहीं आ रहे हैं या आपने याद नहीं किए हैं, तो मैंने जो आपको स्टोरीज बताई हैं उससे आपके ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। मुझे लगता है कि आपको आज की क्लास समझ आई, पसंद आई। और बच्चों, मुझे ऐसा भी लगता है कि अब आपका सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। आप घर में तैयारी करें, पढ़ाई करें और अच्छे नंबर्स लेकर आएँ। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।